हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। तो आज के वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जॉफ्री चौसर कौन थे, उनका चाइल्डहुड कैसा रहा था, उन्होंने क्या क्या काम लिखा है, उनके काम किस चीज़ के लिए फेमस है, ये जनरल प्रोलॉग क्या होता है एंड ये पार्टनर्स टेल क्या है। हमने इन सब का एक ओवरव्यू जो होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। एंड आज के वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे। तो जो मेन पार्ट है आज का वो है कि जनरल प्रोलॉग शुरू कैसे होता है एंड इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं एंड उनको कैसे पोर्ट्रे किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि शुरू की जो फर्स्ट 18 लाइंस होती हैं जनरल प्रोलॉग की, उनमें क्या है। ये वाली लाइन शुरू की 18 लाइन से बीच का इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चौसर जो शुरू करते हैं जनरल प्रोलॉग को, वो एक कॉज एंड इफ़ेक्ट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा, आई टेल यू। तो बेसिकली जब स्प्रिंग आता है तो नेचर वो रीग्रो करता है, एकदम फ्रेश प्लांट्स, फ्रेश ट्रीज़। तो ये सब जब नया नया आता है तो इसके अंदर ना लोगों के अंदर भी एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल हो जाता है कि उनका भी मन करता है कि हम अपने आप को दोबारा ग्रो करें, हम अच्छे बने। तो इससे क्या होता था, जब ऐसा होता था स्प्रिंग आने पे तो लोग ऐसे पिलग्रिमेज पे चले जाते थे। तो ये जो इमेजरी है ये फोकस करती है कि जो न्यू लाइफ है नेचर की, जो स्प्रिंग के साथ आती है, जैसे कि अप्रैल शावर, ग्रोइंग प्लांट, स्वीट विंड, सिंगिंग बर्ड्स। इसके साथ ये हमें ये दिखाया जाता है कि जो विंटर थी वो जा चुकी है, विंटर की डेथ हो चुकी है एंड अब दोबारा से जो वर्ल्ड है, वो जो स्प्रिंग है, उसने दोबारा जन्म लिया है। एंड इसी फिजिकल रीबर्थ के साथ हमारा ह्यूमन बींग्स का स्पिरिचुअल रीबर्थ, हमारे अंदर का भी जो रीबर्थ होता है वो कनेक्टेड होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी और ऑथर्स ने भी अपने टेक्स्ट में शुरू करने के लिए यूज़ किया था, ये कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर। बट जो चौसर ने यूज़ किया, उनकी राइमिंग बहुत स्मूथ थी, उनके वर्सेस काफ़ी डीप और रियल थे एंड उनकी जो उन्होंने ओवरऑल समझाया वो काफ़ी अच्छा था। तो इस वजह से ये सारा हमें चौसर को स्टैंड आउट करवाते हैं ये फीचर्स बाकी सारे ऑथर्स से। तो बेसिकली यही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझ लेना कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट स्ट्रक्चर क्या है एंड जो जनरल प्रोलॉग की फर्स्ट 18 लाइंस में स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है और उनका मतलब क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट यही करता है कि फिज़िकल रीबर्थ ऑफ नेचर, नेचर के फिज़िकल रीबर्थ के साथ ह्यूमंस का भी स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है जब स्प्रिंग आती है और विंटर्स जाते हैं। यही है। देन हमारा अगला आता है लाइन्स 19 to 34। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मीटिंग होती है टिबेरियन में, यहाँ पे जो हमारे नरेटर होते हैं वो एक रात के लिए होते हैं एंड यहाँ से वो प्रिपेयर करते हैं जो पिलग्रिमेज होता है कैंटरबरी तक जाने का। तो जब वो वहाँ पे होते हैं उनके साथ 29 और लोग आ जाते हैं उसी इन में रहने के लिए एंड नेक्स्ट डे वो सारे निकल जाते हैं कैंटरबरी के लिए। तो ये जो लोग हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है तो कोई बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो इनका है ये काफ़ी सारे हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले ये सारे सबको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से उनका डिस्क्रिप्शन देंगे, हमें कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय द वे ये लोग क्या बोलते हैं, ये जो पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं ये सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन पे जा रहे हैं जो कैंटरबरी में है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन में जो कैंटरबरी में है। देन मूविंग ऑन, लाइन्स 35 to 42। तो ये वही है कि नरेटर का प्लान बताया जाता है कि वो कैसे पिलग्रिम्स को डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो उनका यही प्लान था कि वो सबका एक सिमिलर स्ट्रक्चर रखेंगे डिस्क्रिप्शन का, बट लेटर वो चेंज हो गया एंड किसी को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया तो किसी को सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया। तो ये उनका रहा। देन पिलग्रिम्स के बारे में हल्का सा जानते हैं। तो वही है कि जो 29 पिलग्रिम्स थे उसमें से चौसर जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑफ 21 इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो 5 पिलग्रिम्स हैं, गिल्ड्समैन हैं, उन सबको ग्रुप की तरह डिस्क्राइब किया है।
बाकी को चौसर ने अपने आप में माना है, उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो बेसिकली यही है। देन हमारा आता है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है हमारा एंड बाय द वे, लाइक जनरल प्रोलॉग में हर एक कैरेक्टर ना एक पर्टिकुलर सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि है हमारा नाइट। ओके, तो चौसा जो है वो नाइट से शुरू करते हैं। वो हाईएस्ट रैंकिंग पिलग्रिम है, तो मतलब वो फर्स्ट क्लास सोसाइटी में आ जाते हैं। वो एकदम सबसे टॉप पे हैं। उन्हें काफ़ी नोबल डिस्क्राइब किया है, मतलब ऐसा एक अच्छा आदमी जो औरतों की रिस्पेक्ट करता है, जो सच बोलता है, जिसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने जो नाइट है यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सारी वॉर्स में लड़ाई में पार्ट लिया है एंड उन्होंने जीता भी है। जो नाइट है वो खाली ब्रेव ही नहीं, बट वो काफ़ी जेंटल भी है, वो काफ़ी सॉफ्ट भी है एंड वो हम्बल भी है। मतलब वो इस बात का घमंड नहीं रखते हैं कि मैंने तो कितना कितनी वॉर्स जीती है, मैंने तो कितना कुछ किया है। नहीं, वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है, वो काफ़ी पोलाइट भी हैं। एंड चौसर जो है वो उन्हें टाइटल देते हैं परफेक्ट जेंटल नाइट का। जो क्लोथिंग है उनकी वो काफ़ी सिंपल है। वो 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 ऐसे इंसान नहीं है कि वो अपने ऐसे महंगे कपड़े पहने या फिर महंगी चीज़ों का ऐसा वो दिखाएं कि मेरे पास तो इतना पैसा है। नहीं, वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है, उनकी क्लोथिंग सिंपल है, वो एक सिंपल हॉर्स को राइड करते हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल वो काफ़ी लाइक जो नाइट है उसको चौसा क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, बट वो नाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हर इंसान को ये नाइट जैसे होना चाहिए। ये नाइट हमारा फर्स्ट क्लास सोसाइटी का एग्जाम्पल है एंड ये नोबेलिटी का भी एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो नाइट है हमारा वो नोबेलिटी का भी एग्जाम्पल है एंड उन्हें काफ़ी ऐसा हाई क्लास एंड काफ़ी नाइस तरह से पोर्ट्रे किया गया है। उनको कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं दिया है कि नाइट ऐसा है वैसा है, नहीं, कि नाइट एकदम परफेक्ट है। देन हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है लाइन 79 to 100 में, यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जो है कि द स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली वो होते हैं जो नाइट्स को बेसिकली कंपनी करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो जो नाइट के बाद हमारे जो चौसर हैं वो अपने बेटे को ही बताते हैं ऐसा। जो स्क्वायर है वो एक यंग मैन है, अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड। उसमें बहुत सारी एनर्जी है, चार्मिंग है, काफ़ी रोमांस भी है। उनके कर्ली हेयर हैं, मीडियम हाइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत एक्टिव है। लाइक अभी तो उनकी एज शुरू हुई है तो वो काफ़ी एक्टिव है एंड ऐसा रोमांस में इंटरेस्टेड हैं। उन्हें वो ऑलरेडी मिलिट्री एक्सपेक्टेशन पे जा सकते हैं, बट ये मेनली उसके लिए नहीं जाता है कि लड़ाई वगैरह हो रही है, बट बस अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी जो लेडी हैं उनका प्यार जीतने के लिए वो ऐसे एक्सपेक्टेशन पे जाते थे। Unlike his serious father, the squire is fashionable and colorful. तो जो जैसे उनके नाइट थे, जो नाइट उनके पापा थे, उन्होंने देखा कि वो कितने हम्बल थे, उनकी क्लोथिंग कितनी सिंपल थी, वो कितने सिंपल से थे। बट जो उनका बेटा है, जो स्क्वायर है, वो ऐसा नहीं है। वो फैशनेबल है, वो कलरफुल कपड़े पहनता है, वो काफ़ी एक्टिव है। तो ये सब चीज़ें ना उन्हें ब्राइट एंड ऐसा बच्चों वाला यूथफुल, कि इसमें तो भाई बहुत बचपना है, ऐसा वाला टाइप का उनको देते हैं यहाँ पे। एंड देन Chaucer compares him to the fresh month of May, meaning he represents youth, spring and new love. जो चौसर है वो जो स्क्वायर है उसको मई के मंथ से कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि मई में स्प्रिंग होता है, काफ़ी समर वाला वाइब होता है, नया न्यू लव, थोड़ा बचपना, स्प्रिंग। तो हाँ, स्क्वायर को इसी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। देन स्क्वायर के बारे में हमें ये भी बताया है कि वो काफ़ी टैलेंटेड है, वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि गाना गाना, फ्लूट बजाना। वो गाने लिखते भी हैं, पोइट्री भी लिखते हैं, डांस भी करते हैं। जाउस्ट एक होता है, एक नाइट्स का स्पोर्ट होता है, यू कैन लुक इट अप।
वो भी खेलते थे, वो ड्राइंग भी करते थे, वो लिखते भी थे। तो बेसिकली जो हमारे स्क्वायर थे वो काफ़ी टैलेंटेड थे, उनमें काफ़ी बचपना था, वो काफ़ी एक्टिव थे एंड वो काफ़ी टैलेंटेड भी थे। उनके बारे में हमें ये भी बताया गया है कि वो काफ़ी डीपली थे प्यार में, कि वो रात में सोते भी नहीं थे, वो बस गाना गाते थे। इसके बावजूद भी वो भी पोलाइट थे, हम्बल थे, वेल मैनर्ड थे और एकदम अपने ऐसे पापा पे गए हैं। कुछ क्वालिटीज़ उनके पापा की भी है, बाकी क्वालिटी स्क्वायर जो है उसकी खुद की है। तो चौसा का जो व्यू है यहाँ पे वो स्क्वायर को काफ़ी पॉजिटिवली रिप्रेजेंट बताते हैं और थोड़ा सा उसमें आयरनी डाल देते हैं कि उसका बाप तो ऐसा है बट वो ऐसा नहीं है इतना। His love for fashion, romance and showy activities is different from his father's simplicity. जितना उनके फादर सिंपल हैं उतना ही उनका बेटा ऐसे फैशनेबल है और उनकी एक्टिविटीज़ ऐसा है कि मेरे को दिखाना है कि मेरे पास ये है। दिस शोज़ द चेंज इन शिवलरी फ्रॉम सीरियस ड्यूटी टू मोर प्लेजर एंड डिस्प्ले। तो ये चेंज शो करता है कि पहले के नाइट्स कैसे होते थे, कितने सीरियस होते थे अपने काम को लेके, बट जो अब आने वाले हैं उनके लिए वो सीरियस तो है बट उनके लिए प्लेजर एंड डिस्प्ले उतना ही मैटर करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देन हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है द ह्यूमन। ये लाइन्स 101 से 117 तक है, ठीक है। तो जो ह्यूमन है ही इज़ द थर्ड मेंबर ऑफ द मिलिट्री ग्रुप एंड वो वर्क करते हैं एज एन अटेंडेंट टू द नाइट, ठीक है। जो नाइट है उनका एक ही सर्वेंट है एंड वो है ह्यूमन। तो जो ह्यूमन है वो ग्रीन कपड़ों में ड्रेस होते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो बाहर आउटडोर्स का काम करते हैं। जो उनका फेस है वो ब्राउन है, मतलब वो ऐसे ब्राउन उनका स्किन टोन है नहीं, बट वो ऐसा बाहर काम करते हैं ना तो धूप की वजह से वो थोड़ा ब्राउन हो गए हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है काफ़ी बार। एंड उनके बाल बहुत छोटे कटे हुए हैं। तो ये ग्रीन कपड़े पहनना, ऐसा ब्राउन टोन होना क्योंकि उन्हें सनबर्न हो गया है, छोटे बाल रखना, ये सारा क्या बताता है? ये बताता है कि वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो वो उनकी लाइफ ऐसी फॉरेस्ट वाली हो चुकी है। जो चौसर है वो हमने अभी तक देखा कि उन्होंने नाइट के बारे में बताया, उन्होंने स्क्वायर के बारे में बताया, दोनों के बारे में उन्होंने हमें उनके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स बताए कि वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। बट यहाँ पे चौसर ने हमें ह्यूमन के फिज़िकल फीचर से ज़्यादा उनके इक्विपमेंट के बारे में बताया। इक्विपमेंट बोले तो वो कैरी करते हैं अपने साथ एक लार्ज बाउ, अ बंडल ऑफ पीकॉक फेदर एरोज जो एकदम सीधे रखे होते हैं कि वो मुड़ ना जाए, वो एक तलवार रखते हैं, वो शील्ड रखते हैं, वो एक शार्प डैगर मतलब चाकू टाइप रखते हैं, वो एक आर्म गार्ड रखते हैं कि जब वो शूट करें तो उनका आर्म प्रोटेक्ट रहे, वो एक हॉर्न रखते हैं। हॉर्न तो ऐसे फॉरेस्ट में बजाते हैं जब उन्हें कुछ अलर्ट करना होता है या कुछ सिग्नल भेजना होता है। एंड वो एक सिल्वर बैज ऑफ सेंट क्रिस्टोफर उनके चेस्ट पे कैरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ह्यूमन अपने साथ हर टाइम कैरी करके रखते हैं। जो ये सब है वो हमें ये शो करता है कि वो काफ़ी हाईली स्किल्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, प्रोफेशनल हैं। वो अपने काम को लेके सीरियस है, वो अपने आप का ध्यान रखते हैं एंड साथ ही साथ वो अपने टूल्स का भी ध्यान रखते हैं। और वो ये भी देखते हैं कि जब वो अपने टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी चोट ना लगे, तो वो अपना भी ध्यान रखते हैं। चौसा थिंक्स ही इज़ प्रॉबेबली अ फॉरेस्टर, ठीक है। तो चौसा को ये लगता है कि वो एक फॉरेस्टर है। फॉरेस्टर कौन होता है? कोई जो फॉरेस्ट का ध्यान रखता है, उसे गार्ड करता है, कि कोई ऐसे आके ख़राब ना कर दे, तो उन्हें फॉरेस्टर कहते थे। इनकी कैरेक्टर इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो ह्यूमन है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ही रिप्रेजेंट्स द वर्किंग मिलिट्री क्लास। वो स्किल, एफिशिएंसी एंड लॉयल्टी, वो नाइट के लिए कितने लॉयल थे, ठीक है, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वो रिप्रेजेंट करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पावरफुल वेपन, ठीक है। पावरफुल वेपन कैरी करना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इनको भी चौसक क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। आगे जाके और जो पिलग्रिम्स आएंगे उन्हें चौसक क्रिटिसाइज़ करेंगे, बट इनको वो नहीं करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे जो हैं नाइट है, स्क्वायर है एंड अभी ह्यूमन है, इनके बारे में हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, इन स्क्वायर के बारे में हमें हल्की सी आयरनी देखने को मिली थी, बट बाकी दोनों के बारे में हमें सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स ही
कॉम्प्लीमेंट्स ही सुनने को देखने को मिले हैं। अभी तक उनके बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमने ये 3 मेन कैरेक्टर्स कवर कर लिए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे बीए इंग्लिश ऑनर्स के बुक में ही, जो हमारी बुक होती है उसके अंदर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो यहाँ पे कॉपीड है। Why do you think Chaucer begins describing the pilgrims with the portrait of the knight? तो इसका सिंपल आंसर ये है क्योंकि नाइट नोबल थे। ठीक है, वो काफ़ी फर्स्ट क्लास हाई क्लास थे एंड वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे। वो जेंटल थे, वो शिवरस थे, वो हम्बल थे, वो सिंपल थे। तो ठीक है, जो नाइट था वो एक परफेक्ट नाइट एंड नोबल नाइट था। तो हम उन्होंने डिस्क्राइब ही एकदम परफेक्ट इंसान से किया है ताकि हम आगे जाके देख सकें कि कैसे बाकी के कैरेक्टर्स इस परफेक्ट कैरेक्टर से डिफ़र करते हैं। ठीक है, हाउ इज़ द नाइट्स पोर्ट्रेट एन आइडियल वन? ये भी मैंने आंसर कर दिया कि वो हम्बल थे, वो सिंपल थे, वो अपने काम को लेके सीरियस थे। ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला पैराग्राफ, ये हम यूज़ कर सकते हैं इस आंसर में। बाकी तो यू कैन रीड, पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है डिस्क्राइब द स्क्वायर्स अटायर इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट हिम? जो स्क्वायर है उनके कपड़े कैसे थे? बताया ना कि काफ़ी ब्राइट कलर्स पहनते थे एंड काफ़ी कलरफुल कपड़े पहनते थे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो अभी भी अपने थोड़े चाइल्डहुड में ही है, कि वो अभी बड़े हो रहे हैं, उनमें काफ़ी एनर्जी है, वो काफ़ी एक्टिव हैं एंड वो अपने आप का लाइक ऐसा, वो नहीं लगता है कि वो क्या पहन रहे हैं, मतलब उन्हें शो करना है कि वो क्या पहन रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ ह्यूमन? तो ये हमारे फॉरेस्टर थे जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे एंड वो नाइट को भी सर्व करते थे, उनके सर्वेंट थे। ठीक है, why is there not much criticism of the three figures representing the chivalric world here? Give reasons for your answer. तो जो हमारे 3 कैरेक्टर आए वो तीनों ही काफ़ी पॉजिटिव वे में हमें बताया गया है, हेंस उनके लिए कोई क्रिटिसिज्म है नहीं क्योंकि वो अपने काम को लेके एकदम सीरियस हैं एंड वो परफेक्ट भी हैं, प्रिटी मच परफेक्ट हैं, हेंस देयर इज़ नो क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये आप अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। ये जो है पॉज करके ना आप ये नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो एंड देन आप ये आंसर कर पाओगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है द प्रायोरिस। तो ये हमारा लाइन 118 to 162 से आती हैं। तो जो प्रायोरिस है ये कौन है? ये एक नन है और एक कॉन्वेंट की हेड है। ठीक है, जो प्रायोरिस ने कहते हैं, इनका नाम है मैडम एग्लैंटाइन। ठीक है, ये एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी मैनर्स एंड बिहेवियर कैसा है? ये काफ़ी पोलाइट है, वेल मैनर्ड है, फ्रेंच बोलती है, बट वो रियल वाली फ्रेंच नहीं जो पेरिस में बोलते हैं सॉरी, बट वो वाली फ्रेंच बोलती है जो इंग्लैंड में सिखाई गई है, जो इंग्लैंड में चलती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश भी कितने टाइप की होती है, एक इंग्लिश जो बाहर बोली जाती है, जो यूके में बोली जाती है, जो यूएस में बोली जाती है, देन एक इंग्लिश होती है जो इंडिया में बोली जाती है। दोनों में इतना फ़र्क तो नहीं है बट स्टिल काफ़ी फ़र्क है। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे वो वाली पेरिस वाली फ्रेंच नहीं बोलती है, बट जो इंग्लैंड में फ्रेंच चलती है वो उन्हें बोलती हैं। ये काफ़ी ये काफ़ी हाई क्लास हैं। तो क्या इनके टेबल मैनर्स, जब ये डिनर करती हैं, खाना खाते हैं, तो इनका जैसे फॉर्क एंड नाइफ चलता है वो भी काफ़ी परफेक्ट टेबल मैनर्स हैं। खाना नहीं गिराती, सॉसेस में फिंगर्स नहीं डालती, हर बाइट के बाद अपने लिप्स को क्लीन करती हैं, जो कप से कुछ पीती हैं तो उस पर ग्रीस नहीं छोड़ती। ठीक है, जो बट यहाँ पे हमारी थोड़ी आयरनी है, नन जो है ये नन की तरह बिहेव नहीं करती है, बट ये एक लेडी की तरह लाइक हाई क्लास लेडी की तरह बिहेव करती हैं। तो उनके जो इमोशन है वो कैसे हैं? वो काफ़ी एनिमल्स को लेके काफ़ी प्यार करती है, उनको सॉफ्ट हार्टेड है कि ये डॉगी देखो, ये बिल्ली देखो, ऐसा वाला। एंड वो रो देती हैं अगर एक माउस को किसी ने ट्रैप में पकड़ लिया हो। तो वो अपने साथ पेट भी रखती हैं, जैसे कि स्मॉल पेट डॉग्स, एंड उन्हें खाना खिलाती है रोस्टेड मीट, मिल्क एंड वाइट ब्रेड, जो कि बाय द वे लग्जरी फूड होता था उस टाइम पे। ये नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता था, बट ये अपने डॉगियों को भी यही खिलाती थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी अमीर और कितनी हाई क्लास लेडी है। बट चौसा ये भी शो करते हैं कि ये गरीब लोगों से ज़्यादा एनिमल्स की केयर करती है, जो ऐसी चीज़ है जो नन को तो नहीं करनी चाहिए, बट ये नन जैसा एक्ट कर ही कहाँ रही हैं। तो इनके लिए तो ये सेंस बनाता है। ठीक है,
देन ये दिखती कैसी हैं? इनको काफ़ी ब्यूटीफुल डिस्क्राइब किया गया है, बिल्कुल भी रिलीजियस वुमेन की तरह नहीं। नीटली अरेंज्ड विम्पल, अच्छी नोज़ है, ग्रे आइज़ हैं, रेड लिप्स हैं जो कि स्मॉल और सॉफ्ट है, बड़ा फोरहेड, हेल्दी फिगर। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं उस टाइम पे एक आइडियल वुमेन को ये फीचर्स होते थे एक सुंदर वुमेन में उस टाइम के। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स उनके पास थे। और वो ऐसा वेल मेड क्लोक, मतलब हैवी, ऐसा बढ़िया सा क्लोक पहनती थी, जो कि नन के लिए तो थोड़ा रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो नन्स होती थी ना, वो काफ़ी प्लेन ड्रेस करती थी, कुछ नहीं, बस प्लेन ड्रेस करती थी, इतना कुछ टेबल मैनर्स नहीं था, ये सब नहीं था। वो काफ़ी रिलीजियस थी, क्यों बस भगवान को मानती थी और सिंपल ड्रेस करती थी। बट जो ये वाली नन है, ये काफ़ी फैशनेबल और एलिगेंट है, और हर ज्वेलरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोरल बीड्स पहनती थी ग्रीन ऑर्नामेंट्स के साथ। ठीक है, उनके पास एक गोल्ड ब्रोच था विद द लेटर ए। ठीक है, जिसका ए वर्ड इसका ये था, जिसका मतलब होता था लव कॉन्कर्स ऑल। दिस इज स्ट्रेंज, क्योंकि ये थोड़ा रोमांटिक साउंड कर रहा है, और ऐसा भगवान के प्रति प्यार वाला साउंड नहीं कर रहा, बट किसी लड़के के लिए। ठीक है, तो ये हमें ये सारी चीज़ें, उनका एनिमल्स के लिए, गरीब लोगों से ज़्यादा एनिमल्स के लिए प्यार, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बिहेवियर, उनका ज्वेलरी, उनके कपड़े, उनके फीचर्स, ये सब हमें क्या बता रहे हैं? कि ये बता रहे हैं कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल से ज़्यादा तो वो ऐसा हाई क्लास लेडी थी, वो नन की तरह नहीं रहती थी जैसे उन्हें रहना चाहिए था। तो यहाँ पे चौसर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है जेंटल सटायर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि चौसर ने जेंटल सटायर का यूज़ जनरल प्रोलॉग में कैसे किया है, तो हम इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो प्रायर्स हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, वो एक नन है, ठीक है, कॉन्वेंट की हेड है, बट वो नन की तरह तो बिहेव करती नहीं है, वो एक हाई क्लास लेडी की तरह बिहेव करती है। तो हम ये बता सकते हैं कि वो कैसे हाई क्लास लेडी की तरह बिहेव करती है, एंड इस वे में उन्होंने जेंटल सटायर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक मैंने टेबल भी क्रिएट किया है, थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ नन वर्सेस व्हाट दिस नन डज। ठीक है, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? सिंपल लाइफ, फोकस ऑन गॉड एंड पुअर पीपल, कुछ लग्जरी आइटम नहीं, रिलीजन को लेके सीरियसनेस। बट ये जो है, इन्हें मैनर्स बहुत पसंद है, इन्हें फैशंस, इन्हें एलिगेंस बहुत पसंद है, इन्हें पेट्स और एटिकेट्स पे ज़्यादा फोकस रखती हैं। ये लोगों को तो खाना नहीं खिलाती, बट डॉगियों को काफ़ी अमीरों वाला खाना खिला देती हैं। एंड ये रिलीजन से ज़्यादा अपनी ओवरऑल अपीयरेंस को लेके ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो जो चौसर हैं, वो बस यही शो कर रहे हैं कि उनका रिलीजियस रोल कैसा होना चाहिए था, बट उनका रियल बिहेवियर कैसा है। बट इस वे में ना, चौसर ऐसा क्रूअल नहीं है कि बस उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इस नन को, बट काफ़ी सॉफ्ट वे में एंड सिंपैथेटिक वे में, जिसमें शी शोन एज चार्मिंग। बस अच्छी औरत है, बस उसकी ज़िंदगी में उसे रोल गलत मिल गया है, ये यहाँ पे चौसर हमें कहना चाह रहे हैं कि वो अच्छी औरत है, बट वो गलती से नन बन गई है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रायर्स है, वो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि चौसर ने आयरनी, जेंटल सरकाज़म का यूज़ कैसे किया, कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि वो अपने अपीयरेंस का कैसे ध्यान रखती है वर्सेस कैसे होना चाहिए, एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल इन रिलीजियस लाइफ। एंड जो लोग जो रिलीजन को लेके इतना सीरियस होने का एक्ट करते हैं, बट वो ऐसा अपर क्लास वाला बिहेवियर होता है उनका, वो क्रिटिसिज्म शो किया है। इफ़ द नाइट वॉज द आइडियल, द प्रायरेस शोज द बिगिनिंग ऑफ रिलीजियस करप्शन। जैसे अब अगर वो नाइट एकदम आइडियल था, तो ये जो प्रायरेस है वो क्या है? वो रिलीजियस करप्शन की बिगिनिंग को शो कर रही हैं। अगेन क्वेश्चन, what were the reasons for a person like the prioress joining the nunnery? Bring out the irony in the portrait of the prioress, and how do we know that Chaucer is being critical of the prioress? तो अगर हम ये नोट्स पढ़ेंगे तो हमें इन सब के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, एंड देन पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। बट अगर आपको ये क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप कर देना,
एंड उसके बाद मैं आपको एक परफेक्ट आंसर उसका प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा आज का लास्ट कैरेक्टर है द मंक, ठीक है। लाइन्स 165 से 207 तक हमें मंक के बारे में बताया जाता है। तो ये मंक कौन है? लाइक एक मंक कैसा होना चाहिए? जो मंक होते हैं उनकी लाइफ सिंपल होती है, वो मोनेस्ट्री के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं घूमते इतना। वो प्रे करते हैं, वो अपनी रिलीजन को लेके पढ़ाई करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं। वो लग्जरी लाइफ, हंटिंग, प्लेजर ऐसी चीज़ों को वो एकदम अवॉइड करते हैं। स्ट्रिक्ट लाइक डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है। मंक्स जो हैं वो डिसिप्लिन में रहने चाहिए। बट जो ये वाला मंक है, ये तो एकदम पूरा ऑपोजिट है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करता। ये कैसा टाइप का आदमी है? ये हंटिंग पसंद करता है, इसे घोड़े को राइड करना पसंद है, इसे बाहर घूमना पसंद है, लाइक मोनेस्ट्री के अंदर रहने की जगह। इनके पास काफ़ी हॉर्सेस हैं, ठीक है। एंड ये इन्हें ऐसा लगता है कि जो मोनेस्ट्री के रूल्स होते हैं ना, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एंड ये ऐसा मॉडर्न लाइफ को प्रेफर करते हैं, ठीक है। रिलीजियस टीचिंग को टोटली इग्नोर करते हैं, ठीक है। रिलीजियस टीचिंग हमारी बाय द वे ये कहती है कि हंटर्स कैन नॉट बी होली मैन। होली मैन कौन होते हैं? जो किसी का लाइक किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी को मारते नहीं है। बट हंटिंग में क्या होता है, तुम किसी जानवर को मार ही तो रहे हो। तो आप एक मंक कैसे हो सकते हो अगर आप किसी और चीज़ की, किसी और इंसान, किसी और जानवर की अगर आप लाइफ छीन रहे हो, तो आप एक मंक कैसे हो सकते हो, ठीक है। हिज अपीयरेंस इसकी लाइक वो ऐसा मंक कैसे होते हैं? थोड़े थिन होते हैं, सीरियस होते हैं काफ़ी, ठीक है। बट ये नहीं है। 1 सेकेंड, आई विल बी राइट बैक। ओके, बैक टू द वीडियो। तो हाँ, हम यहाँ पे देखिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं कि वो थिन और सीरियस तो बिल्कुल नहीं लगते हैं, ना ही कि उनकी सिंपल क्लोथिंग है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव फर पहनते हैं, गोल्ड पिन शेप्ड लाइक अ लव नॉट। ऐसा गोल्ड पिन पहनते हैं जो कि लव नॉट की तरह शेप्ड होता है। जो उनका बॉड हेड होता है वो ऐसा शाइन करता है एकदम ग्लास की तरह, ठीक है। फेस जो है एकदम स्मूथ ऑयली है, बहुत एकदम थोड़े फैट हैं, वेल फेड हैं। आइज ब्राइट है। उन्हें खाना बहुत पसंद है, जैसे कि रोस्टेड स्वान जो कि एक लग्जरी फूड होता है। एंड अगेन स्वान मतलब जानवर को मारना, ठीक है। तो वो सॉफ्ट बूट्स पहनते हैं और एक ब्राउन हॉर्स को राइड करते हैं। तो उनकी सारी क्वालिटीज़ एकदम वैसे ही है जैसे एक मंक की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ही लुक्स मोर लाइक अ रिच लॉर्ड देन अ मंक। एक मंक कैसा होना चाहिए? पुअर, जो मोनेस्ट्री में रहता है, पढ़ाई करता है, प्रे करता है, फास्टिंग करता है और जो सिंपल कपड़े पहनता है। बट ये जो है ये लग्जरी, इन्हें लग्जरी खाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, एनिमल्स को हंट करना पसंद है। अगेन अमीर लोगों का खाना लाइक रिच फूड पसंद है। और ये सिंपल कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनते, ये फ़र और गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं। तो यहाँ पे चौसर ने क्या किया? चौसर ने आयरनी यूज़ की है, ठीक है। जो नरेटर है वो प्रिटेंड करते हैं मंक से अग्री करने का। ये कहते हैं कि जिनका ओपिनियन था ठीक था, अच्छा था। बट एक्चुअली चौसर ये शो कर रहे हैं कि जो मंक है उन्होंने सारे मोनेस्ट्री के रूल्स तोड़े हैं। वो वर्ल्डली प्लेजर जो होते हैं इधर उधर के वो इन्जॉय करते हैं, ना कि स्पिरिचुअल लाइफ। एंड जो रिलीजन है एट दिस पॉइंट वो खाली करप्ट एंड लेजी हो गया है। पहले तो जो प्रायरस थी उन्होंने बिगिनिंग की, एंड देन अब ये मंक आ गए जो बिल्कुल भी मंक तो है ही नहीं, मंक जैसी उनकी कोई भी हरकत है नहीं। तो दिस लाइन कंपेयरिंग इज हंटिंग बेल्स टू चैपल बेल्स इज सिम्बॉलिक। तो एक लाइन आती है जहाँ पे ना जो उनकी हंटिंग बेल्स है, उनके पास हंटिंग बेल्स थी, आई टोल्ड यू। तो वो ना चैपल बेल्स, जो चर्च का जो बेल्स होता है ना, उससे कंपेयर किया गया है। एंड ये काफ़ी सिम्बॉलिक है। तो जो चैपल बेल्स होती हैं वो क्या होता है? वो एक रिलीजन का साउंड होता है, राइट। बट वो साउंड को रिप्लेस कर दिया गया है बाय द साउंड ऑफ प्लेजर जो कि हमारी आती है हंटिंग बेल से। तो ये काफ़ी सिंबॉलिक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक सिम्बॉलिज्म का एग्जांपल दो, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जो मंक के लिए लाइन यूज़ की गई थी जिसमें कंपेयर किया जाता है हंटिंग बेल्स को चैपल बेल्स से। तो वो हमारी सिम्बॉलिज्म लाइक सिम्बॉलिक होती है एंड वो रिप्रेजेंट करती है कि जो रिलीजन की साउंड होती है वो रिप्लेस होती जा रही है डे बाय डे प्लेजर के साउंड से, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ और लाइन्स हैं, ठीक है। हिज बूट सपल हिज हॉर्स इन ग्रेट एस्टेट। जो उनका हॉर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, वेल केयर्ड है। उनके बूट सॉफ्ट एंड हाई क्वालिटी है। एंड जो ट्रैवल करते हैं वो काफ़ी कंफर्ट एंड स्टाइल में करते हैं। सर्टेनली ही वॉज अ फेयर प्रीलेट। वो काफ़ी फाइन लगते हैं, जैसे कि इम्प्रेसिव चर्च ऑफिशियल होते हैं, ऐसा सूट कोट वगैरह पहन के पूरा। बट ये आयरॉनिक है क्योंकि ये बहुत ग्रैंड लगते हैं, ऐसा रिच लगते हैं, बट होली नहीं लगते, सिंपल नहीं लगते। ही वॉज नॉट पेल एज अ टॉर्मेंटेड घोस्ट। तो वो बिल्कुल भी, जो मंक्स होते हैं ना, वो ऐसा पेल होते हैं, वो थोड़े थिन होते हैं कि दिखता है कि भाई ये लोग फास्टिंग करते हैं, ये सीरियस लेते हैं अपनी चीज़ों को। बट जो ये वाले मंक है, ये बिल्कुल भी थिन या वीक तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ये एकदम हेल्दी और थोड़ा फैट साइड में ज़्यादा अच्छे ग्लो करते हुए दिखते हैं। अ फैट स्वान लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट। तो उनका फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट खाना उनका रोस्टेड स्वान है, जो एक लग्जरी डिश होती है जो अमीर लोग खाते हैं उस टाइम पे। एंड अगेन वो एक स्वान को मार के खा रहे हैं, तो नॉट वेरी मंक लाइक। तो ये जो लाइन्स है, ये एक मंक का वो एकदम पिक्चर कंप्लीट कर देती हैं कि वो रिच है, कंफर्टेबल है, प्लेजर लविंग है, उन्हें खाना पसंद है, उन्हें फ़ाइन क्लोथ्स पसंद है, उन्हें एनिमल्स पसंद है। बट वो ऐसा एक नोबल मैन की तरह रहते हैं, मंक की तरह नहीं रहते हैं। जो एक रियल मंक होता है वो बिल्कुल थिन, सीरियस, सिंपल और सेल्फ कंट्रोल होने चाहिए। बट जो ये वाले मंक हैं, ये एकदम रॉयल लाइफस्टाइल रहते हैं। तो यहाँ पे चौसर क्या शो कर रहे हैं? वो ये एकदम सटायर यूज़ कर रहे हैं, लाइक सटायर शो कर रहे हैं चर्च के करप्शन को लेके। तो जो मंक है वो बिल्कुल भी रिलेशन को लेके सीरियस नहीं है। उन्हें इधर उधर के प्लेजर, जो वर्ल्डली प्लेजर होते हैं, वर्ल्डली प्लेजर, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इस मंक को। एंड ये बस करप्शन दिखा रहे हैं अब एट दिस पॉइंट। तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है टेल में। तो जनरल प्रोलॉग में ना, जो मंक होता है उसे शो किया गया होता है, लाइक जब हम, पता है ना, जनरल लाइक जो ये कैंटरबरी टेल्स है उनमें सारे अपनी अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, राइट। तो जो चौसर हमें जनरल प्रोलॉग में आइडिया देते हैं, तो उसमें हमें क्या जानने को मिल रहा है कि मंक कैसा है। वो फ़न लविंग है, वो लेज़ी है रिलीजन को लेके, एंड उसे प्लेजर काफ़ी अच्छा लगता है इधर उधर की चीज़ों का। बट जब मंक ने अपनी कहानी बताई थी कैंटरबरी टेल्स में, तो उन्होंने अपनी कहानी ऐसे बताई कि जिसमें वो सीरियस लगते हैं, दुखी स्टोरीज बताई, ठीक है, लोगों के बारे में बताया। एंड उन्होंने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे किया कि पता नहीं भाई ये बंदा कितना स्मार्ट और कितना मोरल इंसान है कि इस बंदे के लिए रिलीजन से लेके कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इससे हमें चौसर ये शो कर रहे हैं कि पीपल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कैसे हिपोक्रेट्स होते हैं लोग। इट ऑल्सो एड्स रियलिज्म, पीपल डोंट बिहेव इन ओनली वन फिक्स्ड वे। तो ये रियलिज्म को भी शो करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कैंटरबरी टेल्स या फिर जनरल प्रोलॉग में रियलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, हम ये ऐड कर सकते हैं कि पीपल डोंट बिहेव इन ओनली वन फिक्स्ड वे। तो इसका मतलब क्या है कि जो चौसर ने हमें बताया कि मंक कैसा है, एंड देन मंक ने अपने बारे में अपनी टेल में कैसे बताया कि वो कैसे हैं। तो दोनों का अलग अलग हो गया ना। वो एक तो उन्हें फन लविंग बता रहा है, एक उन्हें लाइक वो खुद को सीरियस बता रहा है। तो डिफरेंस है ना इंसान को देखने में। दैट इज़ रियलिज्म। So question again, what are the rules that Chaucer's monk is flouting? मंक जो हैं वो कैसे कैसे रूल, मतलब क्या क्या रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में है। How do we know that the poet Chaucer is being critical of the monk even when the pilgrim Chaucer is approving of whatever he does? ठीक है। Why are the details of the monk dress important? What do they tell us about him? तो ये details क्यों important है? क्योंकि monk are supposed to dress simple, but वो simple नहीं ड्रेस करते, उनका ड्रेसिंग सेंस ही एकदम अलग है, ठीक है। एंड जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे ना दो चौसर है। एक चौसर जो है हमारे पोएट जिन्होंने ये पूरा टेल्स लिखा है, ठीक है। एंड देन एक और चौसर है जो हमारा स्टोरी में है, उन्होंने खुद को ही एक कैरेक्टर बना के स्टोरी में डाल दिया है। तो जो हमारे स्टोरी वाले चौसर हैं, जो नरेटर हैं हमारे एक्चुअली, वो कैसे हैं, वो थोड़े ना नईव है। मतलब
कहें तो वो ऐसे लोगों को जज कर मतलब वो लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं एकदम लाइक ऐसा जज करते हुए नहीं, तो वो उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं विदाउट जजिंग डायरेक्टली, ठीक है। तो वो इनोसेंट से हैं एंड इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो नरेटर है, जो हमारा स्टोरी वाले चौसर है, वो मंक को प्रेज़ कर रहे हैं कि वाओ देखो ये कैसा है, बट एक्चुअली में जो हमारे पोएट है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आयरनी अगेन। अगर ये समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं एक बारी और बेटर वे में क्लियर करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम बस इतने ही कैरेक्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। हमने अभी आई थिंक 4 to 5 कैरेक्टर्स कर ही लिए हैं, नाइट, स्क्वायर, येओमैन, प्रायरेस एंड मंक, आई थिंक सो। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं एक ही वीडियो में डाल दूँगी तो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो जाएगा एंड मेरे को भी। तो नेक्स्ट वीडियो में लाइक पार्ट 3 में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे द फ्रायर से, एंड उस पार्ट में हम सारे कैरेक्टर्स को फाइनली ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसे देख के कुछ भी समझ आया हो या फिर कैरेक्टर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।